नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की इस बुक में हम जनवरी 2025 से 14 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर के 1600 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू देखेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इस मैगजीन का ये इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। जुलाई 2025 का घटनाक्रम, राजस्थान परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल परिदृश्य, विविध समसामयिकी और विगत परीक्षाओं में आए करंट अफेयर के प्रश्न, तो इन सभी के हम एमसीक्यू इस मैगजीन में करेंगे। सबसे पहले साथियों, हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के एमसीक्यू। 13 जुलाई 2025 को संपन्न विंबलडन 2025 के पुरुष एकल फाइनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्लोस अल्कराज ने लगातार तीसरी बार खिताब जीतकर हैट्रिक पूरी की। यानिक सिन्नर ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। यानिक सिन्नर ने फाइनल में 2 बार के चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यह फाइनल मुकाबला 5 सेटों तक चला। तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यानिक सिन्नर ने फाइनल में 2 बार के चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यानिक सिन्नर किस देश के हैं? इटली के। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के। साथियों, यानिक सिन्नर ने कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। सिन्नर का पहला विंबलडन खिताब था। सिन्नर का चौथा ग्रैंड स्लैम था। इससे पहले सिन्नर ने 2024, 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा 2024 में यूएस ओपन जीता था। और पहली बार क्या जीता है 2025 में? विंबलडन 2025। तो साथियों, विंबलडन ओपन 2025 किसने जीता? याद रखना, यानिक सिन्नर ने। 12 जुलाई 2025 को लंदन में खेले गए विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो साथियों, विंबलडन 2025 ओपन का महिला एकल खिताब इग्गा स्वियातके ने जीता। ऑप्शन बी राइट होगा। इग्गा स्वियातके कहाँ की हैं? पोलैंड की। इन्होंने अमेरिका की अमांडा अन्नीसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराया। इग्गा स्वियातके का भी यह पहला विंबलडन खिताब था। इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को किया गया? तो साथियों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 17वां। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जुलाई 2025 में निम्न में से किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाकर भीम ऐप के माध्यम से लेन देन की सुविधा शुरू की है? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी त्रिनिदाद और टोबैको। साथियों, त्रिनिदाद और टोबैको यूपीआई अपनाने वाले पहले कैरेबियाई देश बन गए हैं। अब दुनिया में कुल 8 देशों ने भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपना लिया है। ये 8 देश कौन से हैं? यूरोप में पहला फ्रांस, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, त्रिनिदाद एवं टोबैको। ये 8 देश हैं जिसने यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। जुलाई 2025 में निम्न में से किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? तो साथियों, जुलाई 2025 में घाना और त्रिनिदाद एवं टोबैको इन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों।
त्रिनिदाद एवं टोबैको का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैको। गाना का राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। साइप्रस का राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोसस III जून 2025 में प्रदान किया गया। साथियों, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्राओं के दौरान कई देशों ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया। नामीबिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वेल्थविचिया मिराबिलिस से 9 जुलाई 2025 को सम्मानित किया। नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नंदेत्वा। नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। ब्राजील ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस दिया 8 जुलाई 2025 को। ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम क्या है? लुला दा सिल्वा। 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद एंड टोबैको ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको प्रदान किया। राष्ट्रपति कौन है त्रिनिदाद एंड टोबैको के? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बने। गाना ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना प्रदान किया। गाना के राष्ट्रपति कौन हैं? जॉन ड्रामानी महामा। भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच जुलाई 2025 में हुई संयुक्त अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस संयुक्त अभ्यास को जामाता नाम दिया। यह अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया था। जापानी तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा ने इस अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास का एक उद्देश्य समुद्री डकैतरोधी अभियान का संचालन करना था। तो साथियों, भारत जापान के बीच तटरक्षक बलों का अभ्यास जुलाई 2025 में हुआ, उसका नाम था जामाता। ऑप्शन 1 सही है। यह अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया। साथियों, ऑप्शन बी गलत है। कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में। साथियों, जामाता का अर्थ क्या होता है? बाद में मिलते हैं। जापानी तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा ने इस अभ्यास में भाग लिया। सही है। अभ्यास का उद्देश्य था समुद्री डकैतरोधी अभियानों का संचालन करना। डी भी सही है। प्रश्न में क्या पूछ रखा है? कौन सा गलत ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी राइट होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 के प्रारंभ में 5 देशों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा की। निम्न में से कौन सा देश उनकी इस यात्रा का हिस्सा नहीं था? तो साथियों, जुलाई 2025 में 2 से 9 जुलाई 2025 तक नरेंद्र मोदी ने गाना, त्रिनिदाद एवं टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की। तो इसमें प्राग्वे नहीं था। ऑप्शन डी राइट होगा। गाना, ब्राजील, त्रिनिदाद एवं टोबैको, इसके अलावा क्या होगा? नामीबिया और अर्जेंटीना। एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO सबीह खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने इस पद पर CEO टिम कुक की जगह ली है। साथियों, गलत ऑप्शन है। इसने जेफ विलियम्स का स्थान लिया है। CEO बनने से पहले वह एप्पल में ऑपरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन 2 राइट है। उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन 3 भी राइट है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्म हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 और 3। तो साथियों, एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? सबीह खान। कहाँ से संबंध रखते हैं? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। किस दक्षिण अमेरिका देश की संसद ने डॉक्टर जेनिफर गोरलिंग्स सिम्मस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति 6 जुलाई 2025 को चुना है? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूरीनाम। सूरीनाम के सांसदों ने साइमस को अपना राष्ट्रपति चुना है और सूरीनाम की यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है 6 जुलाई 2025 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना। मेक्सिको ने टेक्सास के कोनकाकेफ गोल्ड कप
6 जुलाई 2025 को किस टीम को हराकर 2-1 से जीता है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो साथियों कॉनकाकैफ गोल्ड कप किसने जीता है? मेक्सिको ने। किसे हराकर? अमेरिका को 2-1 से हराकर। इसमें कुल 16 टीमें भाग लेती हैं, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई देशों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी व टेक उद्योगपति एलन मस्क ने अपनी किस नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना 5 जुलाई 2025 को की है? तो संयुक्त होगा ऑप्शन बी अमेरिका पार्टी। साथियों अमेरिका पार्टी के नए कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर किसे बनाया गया है? तो वैभव तनेजा को बनाया गया है, जो भारतीय मूल के हैं। वैभव टेस्ला के CFO भी हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज्ड में रैपिड खिताब जीता है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन सी डी गुकेश ने। तो साथियों सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज्ड में रैपिड खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। किसे हराकर? अमेरिकी खिलाड़ी वेस्ली सो को हराकर। किस भारतीय मीडिया दिग्गज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO 7 जुलाई 2025 को नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त होगा ऑप्शन सी संजोग गुप्ता को। साथियों संजोग गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया के जोफ एलार्डिस का स्थान लिया है, 7वें ICC के CEO बने हैं। मन्नू साहनी के बाद यह जिम्मेदारी संभालने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1 जुलाई 2025 को UN परिषद का अध्यक्ष बना है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। साथियों 1 माह के लिए पाकिस्तान को UNSC की अध्यक्षता मिली है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक। जनवरी 2025 में UN सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान 2 वर्ष के लिए चुना गया था। इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की पहल में किन देशों के तटरक्षकों ने पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्व मिशन शुरू किया है? तो साथियों क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्व मिशन भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। ऑप्शन डी राइट होगा। उद्देश्य क्या है? संयुक्त तत्परता, डोमेन जागरूकता और अंतर संचालन को बढ़ावा देना। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हो गया है? तो साथियों NDB में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान दोनों शामिल हो गए हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, ए व बी कोलंबिया व उज्बेकिस्तान। इसके साथ साथियों बहुपक्षीय ऋणदाता संस्था के सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है, यानी NDB के अब टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 11। बतौर कप्तान अपने पहले ही टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी वियान मुल्डर ने उपलब्धि किस टीम के खिलाफ हासिल की है? यानी 367 रन किस टीम के खिलाफ बनाए हैं? तो साथियों संयुक्त क्या होगा? संयुक्त होगा ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। दक्षिण अफ्रीका के नए टेस्ट कप्तान वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 13 शतक लगाया है। कौन सा देश अफगानिस्तान के तालिबान शासक को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन सी रूस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अफगानिस्तान के तालिबान शासक को रूस ने मान्यता दी है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। जून 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो साथियों इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था उसका नाम क्या दिया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ऑप्शन सी राइट होगा। और ईरान ने जवाब में वापस कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो ये था किसका? ईरान का। साथियों इसके बाद 22 जून 2025 को अमेरिका ने
ईरान पर हमला किया था परमाणु बेस खत्म करने के लिए, तो उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये किसका था? यूएसए का। ऑपरेशन आयरन डोम, तो साथियों आयरन डोम इजराइल की क्या है? एक रक्षा प्रणाली है। जून 2025 में हुए इजराइल ईरान संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब इजराइल फोर्डो परमाणु केंद्र को नष्ट करने में सफल नहीं हो सका, तब अमेरिका ने सीधा हस्तक्षेप किया। साथियों सही कथन है। अमेरिकी सेना ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। ये भी सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस 12 दिवसीय संघर्ष को द 12 डे वॉर कहा। ये भी सही है, क्योंकि साथियों 23 जून 2025 को यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसे 12 दिवसीय संघर्ष नाम दिया या द 12 डे वॉर नाम दिया। जून 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी किए गए नए करेंसी नोट की मुख्य विशेषता क्या है? तो साथियों अंतरिम सरकार के मुखिया कौन है? मोहम्मद यूनुस। नोटों पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की तस्वीर है, गलत है। नोटों पर देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी है, ये कथन सही है। नए नोटों में केवल ब्रिटिश काल के चित्र शामिल हैं, गलत है साथियों। इसमें मानव चित्र के स्थान पर प्राकृतिक परिदृश्य, ऐतिहासिक स्थल और कलाकृतियाँ शामिल हैं। नए नोट पॉलीमर से बने हैं, तो साथियों ये भी गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1 जून 2025 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 20%, 50% और 1000 टका के नए नोट जारी किए, जिस पर से बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। हाल ही में किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन स्काईशील्ड योजना शुरू की है? तो साथियों ऑपरेशन स्काईशील्ड योजना यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप संघ ने की है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है? साथियों पिछले 34 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता जापान बना हुआ था, अब कौन बन गया है? जर्मनी। तो ऑप्शन सी राइट होगा। हाल ही में 46 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन का विशाल भंडार किस स्थान पर खोजा गया है? तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोसेल, फ्रांस। मोसेल फ्रांस में 46 मिलियन टन लगभग 92 ट्रिलियन डॉलर का सफेद हाइड्रोजन विशाल भंडार खोजा गया है। हाल ही में गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम किस देश द्वारा धनी अप्रवासियों के लिए शुरू किया गया है? तो साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कार्यक्रम किसका है? अमेरिका का। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद से अमेरिका को अलग होने के शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। ऑप्शन सी राइट होगा। साथियों अमेरिका 2018 में इस परिषद से हट गया था, अब फरवरी 2025 में इससे अलग होने के लिए एक शासकीय आदेश जारी कर दिया है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 47वें राष्ट्रपति के रूप में। शपथ किसने दिलाई? अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने। किसका स्थान लिया? यानी 46वें अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन 20 जनवरी 2025 को अमेरिका को किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बाहर कर लिया? तो साथियों सही उत्तर होगा पेरिस जलवायु समझौता।
डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिका को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन बी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो साथियों अमेरिका ने जनवरी 2025 में WHO से अलग होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। 20 जनवरी 2025 को पेरिस समझौते से खुद को बाहर कर लिया। फरवरी 2025 में मानवाधिकार परिषद यानी UNESCO से खुद को अलग कर लिया। 17 जनवरी 2025 को किन दो देशों ने रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 20 वर्षीय रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों रूस और ईरान ने 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी पर 17 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर किए थे रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए। तो संयुक्त होगा ऑप्शन सी रूस और ईरान। राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो साथियों भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद गए थे। तो संयुक्त होगा ऑप्शन सी विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ आई उनकी पत्नी का क्या नाम था जिनकी पैतृक जड़ें आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं? संयुक्त होगा ऑप्शन सी उषा वेंस। साथियों उषा वेंस वडलूरू गांव आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी जिले से संबंध रखती हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत कब आए थे? अप्रैल 2025 में। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं ने कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन बी 8। साथियों मुंबई में भारत दुबई का जो व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की मार्च 2025 की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने किस प्रमुख समझौतों पर वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया? तो साथियों संयुक्त क्या होगा? ऑप्शन बी व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर ऑप्शन बी राइट होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। भारत कब आए थे? मार्च 2025 में। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वोन डेर लेयन की भारत यात्रा के संदर्भ में क्या सही है? यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी। साथियों गलत है, उनकी यह भारत की तीसरी यात्रा थी। यह 3 वर्षों में उनकी तीसरी भारत यात्रा थी। ऑप्शन बी राइट होगा। इस यात्रा का मुख्य फोकस केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान था। गलत है, यात्रा के दौरान किसी भी द्विपक्षीय बैठक का आयोजन नहीं किया गया। गलत है। साथियों यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन हैं? संसद के याद रखना किसके? यूरोपीय संसद के रोबर्टा मट्सोला। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के कौन है? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयोग के अध्यक्ष है अर्सुला वोन डेर लेयन। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता साथियों कोई एकल व्यक्ति नहीं करता। इसका कार्य परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश संचालित करते हैं जो हर 6 महीने में बारी बारी से अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्षता करने वाले देश के प्रतिनिधि इसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 2009 की लिस्बन संधि के अनुसार साथियों अध्यक्षता प्राप्त करने वाले सदस्य देश 3-3 के समूह में मिलकर कार्य करते हैं जिन्हें ट्रियो कहते हैं। साथियों वर्तमान में पोलैंड, डेनमार्क और साइप्रस के राष्ट्रपति इसमें शामिल हैं। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता डेनमार्क कर रहा है। 1 जनवरी 2026 से साइप्रस इसकी अध्यक्षता करेगा। फरवरी 2025 में कतर के अमीर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को किस लक्ष्य तक पहुंचाने का निर्धारण किया है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन बी 2 गुना करना।
कतर के अमीर का क्या नाम है? शेख तमीम बिन हमद अल थानी। फरवरी 2025 में कतर के अमीर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन सी, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना समझौता। कतर के अमीर को भारत यात्रा के अवसर पर भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का संचालन कहां से किया जाएगा? तो साथियों कतर में QNB के बिक्री के केंद्रों से। तो ऑप्शन सी राइट होगा। साथियों हमने देखा था यूपीआई हाल ही में जुलाई 2025 में त्रिनिदाद एवं टोबैको ने अपना लिया है। इसी के साथ त्रिनिदाद एवं टोबैको यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बन गया है। पहला देश कौन था? नेपाल। और साथियों यूरोप में यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। तो साथियों यूपीआई अपनाने वाले 8 देश फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, त्रिनिदाद एवं टोबैको हैं। यूपीआई साथियों एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2025 की साइप्रस यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ? संयुक्त होगा ऑप्शन ए, भारत के यूपीआई और साइप्रस के यूरो बैंक के बीच सीमा पार भुगतान प्रणाली शुरू करने पर सहमति। ऑप्शन ए राइट होगा। इसके अलावा NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने कनाडा के कान्नानास्किस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो साथियों कौन सा शिखर सम्मेलन था 51वां? ऑप्शन 1 राइट होगा। यह उनकी लगातार 6ठी G7 भागीदारी है जिसमें उन्होंने अतिथि राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया है। तो साथियों ये कथन भी एकदम सही है। इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच उच्चायुक्तों को फिर से बहाल करने पर सहमति बनी। 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो संयुक्त होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 जून 2025 को कनाडा के कान्नानास्किस शहर में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। उनकी यह लगातार 6ठी भागीदारी थी। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? मार्क कार्नी। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया का दौरा किया। इस यात्रा का क्या ऐतिहासिक महत्व था? यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा थी। तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया कब गए? 18 जून 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा यात्रा की थीम क्या रखी गई थी? तो साथियों इसकी थीम थी आपसी सम्मान पर आधारित नई ऊर्जा के साथ द्विपक्षीय संबंधों का पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी राइट होगा। पीएम मोदी ने स्वयं आपसी सम्मान पर आधारित नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा के उपलक्ष्य में थाईलैंड सरकार द्वारा किस पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? तो साथियों रामायण पर किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद SPC की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो साथियों 22 अप्रैल 2025 को जेद्दा में दूसरी बैठक आयोजित की गई। तो संयुक्त होगा ऑप्शन बी दूसरी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का क्या नाम है? मोहम्मद बिन सलमान। तो साथियों 22 अप्रैल 2025 को जेद्दा में SPC भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक की गई। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? पहली बैठक हुई थी साथियों सितंबर 2023 में नई दिल्ली में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान उन्हें वहां के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साथियों, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ऑप्शन ए राइट होगा। मॉरिशस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? धर्मवीर गोखुल। साथियों, आपको नरेंद्र मोदी के सम्मान याद होंगे। नामीबिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वेलविथिया मिराबिलिस। ब्राजील ने दिया था ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। त्रिनादो एंड टोबैको ने दिया था द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैको। गाना ने दिया था द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2025 की अमेरिकी यात्रा के दौरान रक्षा, एआई और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई? तो साथियों, संयुक्त होगा ट्रस्ट, यूएस इंडिया ट्रस्ट, ऑप्शन सी राइट होगा। यात्रा के दौरान यूएस इंडिया ट्रस्ट यानी रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों में परिवर्तन पहल की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद मिलने वाले कौन से वैश्विक नेता थे? तो साथियों, संयुक्त होगा ऑप्शन डी चौथे नेता। पहले इजराइल के थे, दूसरे जापान के, तीसरे जॉर्डन के और चौथे इंडिया के। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए, ऑप्शन बी राइट होगा। 57वां मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 मार्च 2025 और इसमें मुख्य अतिथि कौन था? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को 2025 से 28 के लिए इसकी अध्यक्षता प्राप्त हुई है। साथियों, कथन एक सही है। भारत के DARPG सचिव वी श्रीनिवास को संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। सही है। 61.7% वोटों के साथ 3 जून 2025 को इनका चुनाव हुआ। IIAS के 100 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार है कि अध्यक्ष का चुनाव मतपत्र से हुआ। ऑप्शन 3 भी राइट है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा में किसे सर्वसम्मति से गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो साथियों, IBCA की पहली महासभा में केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष चुना गया, ऑप्शन सी राइट होगा। ये 7 बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित एक संस्था है। साथियों, IBCA की स्थापना 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। टाइगर, leopard, lion, snow leopard, jaguar, puma, cheetah। 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के वैश्विक संरक्षण के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। जुलाई 2019 में वैश्विक बाघ दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने का आह्वान किया था। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया? तो साथियों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमला हुआ था। उसके बाद 1960 की सिंधु नदी जल संधि को स्थगित करने का निर्णय ले लिया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंधु नदी जल संधि। 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इसमें यह निर्णय लिया गया। साथियों, इसी के जवाब में भारत सरकार द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था।
भारत को किस समयावधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्य समूह ISAR हेतु सिटीज कोलिशन फॉर सर्क्युलरिटी C3 पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन बी भारत के द्वारा। 3 मार्च 2025 को सतत शहरी विकास के लिए C3 गठबंधन भारत ने शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम 5 से 6 मार्च 2025 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो साथियों 5 से 6 मार्च 2025 तक गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित किया गया। तो संयुक्त होगा ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन 12 मार्च 2025 को किस स्थान पर किया गया? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन डी रेटुइट मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI में साझेदारी की है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। इंडो पैसिफिक महासागर पहल IPOI साथियों भारत द्वारा 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह भारत की 2015 की सागर पहल पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2025 को 2026-27 के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो साथियों इसमें संयुक्त होगा लात्विया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी राइट होगा। 3 जून 2025 को अपने 79वें यानी 79वें सत्र के दौरान इन्हें चुना गया 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ये 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक के लिए चुने गए हैं। मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य बना है? तो साथियों 3 मई 2025 को अंगोला 123वां सदस्य बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो संयुक्त होगा ऑप्शन ए अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत साथियों 2015 में पेरिस में COP 21 के दौरान की गई थी, भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल के रूप में। 2020 में संशोधन के बाद सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन के निवेश को बढ़ावा देना है तथा साथ ही IT और वित्तपोषण लागत को कम करना है। साथियों IAS का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने मई 2025 में किन देशों की नई कृषि विरासत प्रणालियों को मान्यता दी है? तो साथियों चीन, जापान, मेक्सिको और इटली की प्रणालियों को मान्यता दी गई है। 6 नई प्रणाली हैं जिसमें से 3 चीन की हैं और 3 जापान, मेक्सिको और इटली की हैं। तो संयुक्त होगा ऑप्शन बी चीन, जापान, मेक्सिको और इटली। इन कृषि विरासत प्रणालियों को GIAHS के रूप में भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र मई 2025 में दिया है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन सी ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए। साथियों 19 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में यह प्रमाण पत्र दिया गया। साथियों ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होती है और यह आंखों को प्रभावित करती है। तो साथियों ट्रेकोमा संक्रामक जीवाणु से पैदा होने वाली बीमारी है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP जो हाल ही में 25 देशों तक विस्तारित हुई है, किस वैश्विक संस्था द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों WEF यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू की गई थी। तो संयुक्त होगा ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच।
हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन सी जॉर्जिया को। तो साथियों WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। साथियों यूरोपीय देशों में तुर्की एकमात्र देश है जहां पर अभी भी मलेरिया बना हुआ है। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की पुष्टि की है? तो साथियों ब्राजील इसमें शामिल हो गया है। तो ऑप्शन सी राइट होगा ब्राजील। 18 फरवरी 2025 को ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। ब्राजील की भागीदारी सहयोग चार्टर तक सीमित रहेगी और उत्पादन में कटौती जैसे बाध्यकारी दायित्व नहीं होंगे। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो साथियों ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन 1 राइट होगा। इस वर्ष की रिपोर्ट का यह 10वां संस्करण था। दूसरा भी राइट होगा। रिपोर्ट में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। तीसरा भी राइट होगा। तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। SDG रिपोर्ट 2025 साथियों 24 जून 2025 को जारी की गई। कब? 24 जून 2025 को। शीर्ष स्थान पर कौन है? फिनलैंड। लास्ट 167वें स्थान पर कौन है? तो साउथ सुडान। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को 66.95 अंकों के साथ 99वां स्थान प्राप्त हुआ। सही ऑप्शन है 66.95 अंक मिले और कौन सा स्थान? 99वां स्थान। यह पहली बार है जब भारत ने SDG रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन 2 भी राइट होगा। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है। 2024 में 109वें स्थान पर था। तो साथियों 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? यानी ETI इंडेक्स। तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 18 जून 2025 को। साथियों यह रिपोर्ट फोरकास्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन 2025 नाम से प्रकाशित हुई थी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? तो साथियों ETI 2025 में स्वीडन ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ऑप्शन सी राइट होगा स्वीडन। साथियों टोटल कितने देशों में? 118 देशों में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 53.3 स्कोर के साथ 71वां स्थान प्राप्त हुआ। साथियों राइट है, भारत को 71वां स्थान मिला और 53.3 अंक। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष के 63वें स्थान से गिर गई है। साथियों सही उत्तर होगा 63वें स्थान से गिर गई है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में चीन की रैंक 12 और श्रीलंका की 67 है। तो साथियों 3 नंबर भी सही है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यानी GPI किस संस्था द्वारा जारी की जाती है और इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो साथियों GPI IEP यानी इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है और इसमें शीर्ष स्थान पर रहा आइसलैंड। तो ऑप्शन बी राइट होगा। 2008 से लगातार आइसलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह सूचकांक 23 संकेतांकों के आधार पर विश्व के 163 देशों की स्थिति का आंकलन करता है। साथियों सही बात है, 163 देशों की स्थिति का आंकलन करता है। भारत 2.29 के GPI स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 115वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार है। सही है, सूचकांक में रूस को अंतिम 163वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों तीसरा भी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। ग्लोबल
टेररिज्म इंडेक्स 2025 या वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। साथियों 12वां संस्करण है, किसने जारी किया है? IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। साथियों 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में बुर्किना फासो 1 नंबर पर है, पाकिस्तान 2 नंबर पर है और भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है 0.059 स्कोर के साथ। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आतंकी समूह बन गया है। 2024 में सबसे अधिक मौत के लिए जिम्मेदार आतंकी समूह में 1 नंबर पर इस्लामिक स्टेट, उसके बाद JNIM, उसके बाद TTP और उसके बाद अल शबाब आते हैं। दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र साहेल क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा मौतें नाइजर में हुई, उसके बाद पाकिस्तान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2025 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 9 देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,241 परमाणु हथियार हैं। सही बात है। सीपरी के अनुसार 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। भारत के पास परमाणु वॉरहेड्स की संख्या 2024 में 172 से बढ़कर 2025 में 180 हो गई है। सही है। भारत के पास कितने परमाणु हथियार हो गए हैं? 180। रिपोर्ट में बताया है चीन सालाना 100 नए परमाणु हथियार जोड़ रहा है, तो ऑप्शन 3 भी राइट होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 10 जून 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक किस धार्मिक समूह की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम। 2010 से 2020 में मुस्लिमों की जनसंख्या में 347 मिलियन की वृद्धि हुई है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 2 बिलियन हो गई। प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 के बीच विभिन्न धार्मिक जनसंख्या में हुए परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ईसाइयों की आबादी 2.1 बिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन हो गई, लेकिन अब भी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है ईसाई है, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। हिंदू आबादी वैश्विक स्तर पर लगभग 14.9% पर स्थिर बनी हुई है, यह भी बात सत्य है। बौद्धों की संख्या में 19 मिलियन की गिरावट आई है, तो साथियों 3 नंबर भी राइट है। साथियों बौद्धों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? मुसलमानों में, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी राइट होगा। साथियों भारत को 148 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान नीचे खिसक गया है। भारत का स्कोर क्या है? 0.644 और पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। लास्ट स्थान पर पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 130वां स्थान। तो साथियों भारत ने 2022 में 133वां स्थान प्राप्त किया था और 2025 में 130वां स्थान प्राप्त किया है। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में किस देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों आइसलैंड को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट होगा आइसलैंड। और साथियों इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 130वां स्थान। HDI 2025 की थीम क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी दर्ज की गई है? तो साथियों 72 वर्ष, ऑप्शन बी राइट होगा। HDI की शुरुआत के बाद यह उच्चतम स्तर पर है। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 हवाई अड्डों की सूची 2025 में जारी की गई। किस हवाई अड्डे को लगातार 13वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठतम
हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो साथियों चांगी हवाई अड्डे सिंगापुर को सर्वश्रेष्ठ खिताब मिला है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड द्वारा जारी विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की 2024 की रैंकिंग में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों ऑप्शन सी राइट होगा 9वां स्थान। टाइम्स हायर एजुकेशन डी के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान कौन सा है? तो साथियों IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष पर है। ऑप्शन सी राइट होगा, जिसे एशिया में कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है। टाइम मैगजीन की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय मूल व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेशमा केवलरामानी को। साथियों ये वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की CEO हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में सबसे अधिक बार 5 बार शामिल होने वाले भारतीय हैं, लेकिन इस वर्ष की सूची में कोई भी भारतीय नागरिक शामिल नहीं है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यंग ग्लोबल लीडर 2025 की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्यमी को शामिल किया गया है? तो साथियों इसमें रितेश अग्रवाल को शामिल किया गया है, जो ओयो होटल्स एंड होम्स के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा। यह 40 वर्ष से कम आयु के 116 असाधारण व्यक्तियों की सूची है, जिसमें रितेश अग्रवाल शामिल किए गए हैं। हाल ही में चीन ने 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन के किस प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो साथियों सही उत्तर होगा CR450। ऑप्शन सी राइट होगा। CR50 CR400 की जगह लेगा, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिलीपींस में। फिलीपींस ने भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया? इंपॉर्टेंट पर्सन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लिंचेनस्टाइन। किस वर्ष को भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध के 70वें वर्ष के अवसर पर दोहरे वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है? तो साथियों 2026 को चिन्हित किया गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। इस उपलक्ष्य में संस्कृति पर्यटन और AI में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। तो साथियों क्रोनोलॉजी के MCQ में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्न इतने ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरी बुक यदि कंप्लीट करवानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।